नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के एक ऐसे सेक्शन के बारे में बात करेंगे जहां से प्रश्न निश्चित है कि बनता है और किसी भी परीक्षा में यहां से प्रश्न आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप अगर ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आएगा, ग्रुप सी के लिए नहीं आएगा, या अगर आप कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं या लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आएगा और बाकी जो परीक्षाएँ होने वाली वहाँ पर नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके सिलेबस में साइंस अगर मेंशन है तो यहाँ से प्रश्न निश्चित है कि बन जाता है। और ये कोई बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत आसान होता है। बस इसमें न्यूटन के हमें जो गति के जो नियम हैं उन तीनों नियमों को थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। जो भी उनसे पॉइंट बनेगा उनसे हम उनको डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आज हम न्यूटन की गति के तीनों नियमों को पढ़ेंगे और देखने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है और क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि वैसे पूछा तो नहीं जाता लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग याद रखें, आप लोगों को पता हो कि न्यूटन का पूरा नाम क्या था। तो वो आइजैक न्यूटन था। आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि गैलीलियो की अवधारणाओं के आधार पर ये गति के तीन नियम बताते हैं। ठीक है, गैलीलियो गैलीलियो की धारणा पर गति के तीन नियम बताएं। क्या थे ये तीन नियम? पहला, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन का गति का पहला नियम क्या है ये? तो फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु या पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान वेग से वो गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाहरी बल उसे रुकने पर विवश नहीं कर देगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं क्या है? जैसे मान लीजिए, पहले आप इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, जो मैं लिखने जा रहा हूँ, प्रत्येक वस्तु तब तक गतिमान या स्थिर। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं याद रखना है। बस इतना याद रखना है कि प्रत्येक वस्तु तब तक गतिमान या स्थिर स्थिर रहेगी रहेगी जब तक उस पर बाहर से बल नहीं लगता नहीं लगता। क्या है इस लाइन का मतलब? तो इस लाइन का मतलब बस इतना ही है। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर फुटबॉल है। ठीक है, मान लीजिए कि ये फुटबॉल बनी हुई है। ठीक है, इसको आप फुटबॉल मान सकते हैं। ठीक है, ये कहीं से फुटबॉल तो नहीं लग रहा है लेकिन मान लीजिए ये मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन बना दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फुटबॉल है, तो हमने ये फुटबॉल है। ठीक है, ये ए स्थान पर स्थिर है। ठीक है, और ये बी स्थान है। ये तब तक इस स्थान पर नहीं जाएगा, ये फुटबॉल डगर करके चाहे उड़ करके, जब तक हम इस पर कोई बाहर से बल आरोपित नहीं करते हैं, तब तक ये नहीं जाएगा।
अच्छा, अब मान लीजिए कि ये बॉल डगरने लगी, ठीक है, और डगरते डगरते ये बी पर जा करके रुक जाती है। तो ये क्यों रुक रही है? क्योंकि इसके ऊपर भी एक बल कार्य कर रहा है इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु होगी वो तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर से बल आकर के नहीं लगता है, उसको विवश नहीं करता है कि आगे की तरफ बढ़ो। और अगर कोई वस्तु अगर आगे की तरफ बढ़ रही है कंटिन्यू, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बल आकर के ये नहीं कहता है कि नहीं तुम रुक जाओ। और ये बॉल अगर डगरते डगरते यहाँ पर जाएगा तो ये घर्षण के कारण रुक जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये बॉल कभी रुकेगी ही नहीं, ये फ्रिक्शन की वजह से बॉल रुक जाएगी, ठीक है। यही वजह है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई रास्ता है, ठीक है, ये कोई रास्ता है, इस रास्ते पर बॉल डगर करके जा रही है तो यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ही इस रास्ते को और ख़राब कर दूँ एकदम, और खुरदरा कर दूँ और फ्रिक्शन बढ़ा दूँ, तो ये बॉल अब यहाँ ना जा करके अब ये बॉल यहाँ पर बस आकर के रुक जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ आगे के पॉइंट, ठीक है। तो एक शब्द होता है जड़त्व। जड़त्व, जड़त्व क्या होता है ये? तो देखिए, जड़त्व का अर्थ जो होता है दोस्तों, वो होता है कि परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, के प्रति प्रतिरोध मतलब जैसे मान लीजिए कि हम किसी बस में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये बस है हमारी, यहाँ पर इसके 4 पहिए लगे हुए हैं, ये 4 पहिए लगे हुए हैं, ठीक है। ये बस यहाँ पर स्थिर है, लेकिन ये बस अभी रुकी हुई है। लेकिन जैसे ही ये ड्राइवर यहाँ पर बैठेगा, गाड़ी को स्टार्ट करेगा और नंबर 1 में गाड़ी को डाल करके जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा गाड़ी को, ठीक है, तुरंत हमारा जो शरीर है वो पीछे की तरफ भागेगा। भागता है कि नहीं भागता है? ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ होगा किसी के साथ नहीं होगा, सबके साथ ये होता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये जड़त्व के कारण ही होता है। अगर जड़त्व नहीं होता तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो जड़त्व में क्या कहा गया है कि परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। भाई आप चुपचाप यहाँ बैठे हुए थे, गाड़ी स्टार्ट हुई और तुरंत आपको ऐसा लगा कि जैसे हमको कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, पीछे की तरफ, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध हो रहा है, ठीक है। वो प्रतिरोध की वजह से ही हमारा शरीर तुरंत भाग से एकदम पीछे की तरफ भागता है, ठीक है। ये होता है जड़त्व का मतलब, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कंबल है, कंबल को जब हम तेज़ी से जब झटकारते हैं, ठीक है, तो धूल के कण बाहर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कंबल है यहाँ पर, ठीक है, ये कंबल है, आपने क्या किया कि इसको लाठी से मारा, ठीक है, और ये तुरंत एकदम पीछे एकदम 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 बहुत तेज़ी के साथ, एकदम झटके के साथ तुरंत सटाक से एकदम पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। और जो कण जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे ही रह जाएंगे और कंबल फट से एकदम नीचे चला जाएगा। ये होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं, गाड़ी कंटिन्यू एकदम चल रही है और अपने हाथ में से आप गेंद को ऐसे उछाल रहे हैं, लेकिन वो गेंद फिर भी आपके हाथ में ही आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये गति के जड़त्व के कारण ही ऐसा हो पाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट पूछा जाता है कि बल अदिश है कि सदिश है। तो पहले आप याद रखिए कि बल जो होता है वो सदिश होता है, बल जो है वो सदिश है, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? होता है न्यूटन। बल का होता है न्यूटन, ठीक है। एक और प्रश्न पूछा जाता है, ये सीधे डायरेक्ट पूछेगा कि एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर, ये एनीमोमीटर होता क्या है? वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एनीमोमीटर जो होता है, एनीमोमीटर जो होता है, इसका उपयोग हवा के वेग तथा उसकी दिशा को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। हवा के वेग,
हवा के वेग एवं दिशा को मापने के लिए किया जाता है ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, एनीमोमीटर, ये प्रश्न आता है, ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे संवेग को, ठीक है। संवेग क्या होता है? तो ये होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, ठीक है। संवेग किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान मास m और वेग वेलोसिटी, ठीक है, कि गुणनफल को वस्तु का क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। मतलब संवेग क्या होगा? संवेग बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणे वेग m/v। इसको याद रखिएगा, ठीक है। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक संवेग का तो ये होता है किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड, ऐसे याद रखिएगा इसको, ठीक है। संवेग का SI मात्रक क्या होगा? किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड। और संवेग एक सदिश राशि होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे गति का जो दूसरा नियम है उसको हम देखने जा रहे हैं। सेकंड, गति का नियम। तो ये क्या होता है? तो ये होता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। समझ रहे हैं? पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। वस्तु पर लगाया गया बल, फिर समझाऊंगा। वस्तु पर लगाया गया बल क्या होता है? F मतलब फोर्स, ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। वस्तु के द्रव्यमान यानी मास m और त्वरण a, एक्सेलरेशन, ठीक है, के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। क्या है इसका मतलब? देख लेते हैं। तो इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई बक्सा है, इसको हम बक्सा बना देते हैं। ये कोई डब्बा है, ठीक है। अब इस डब्बे पर हम एक बल लगाएंगे, बल F, ठीक है। तो ये बल होगा क्या? ये बल होगा वस्तु का द्रव्यमान। मान लीजिए इसका कुछ द्रव्यमान होगा, इसका कुछ द्रव्यमान भी तो होगा। और द्रव्यमान कहीं परिवर्तन नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वो पृथ्वी पर जितना होगा उतना ही चंद्रमा पे भी होगा, लेकिन किलोग्राम जो होता है वो परिवर्तित होता है, यानी भार जो होता है वो परिवर्तन होगा। चंद्रमा पे आप जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा वो,
ठीक है, वो बाद में बताएंगे। पहले यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए कि वो द्रव्यमान और त्वरण यानी ए, ठीक है, ए इसके गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि जो भी इसमें त्वरण होगा ना, त्वरण ए और द्रव्यमान एम, इनका जो गुणनफल होगा वही हमारा बल होगा। समझ रहे हैं? तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वस्तु पर अगर ये बल लग रहा है F, ठीक है, ये F लग रहा है, एक मिनट, ये मान लीजिए ये F है फोर्स, ठीक है, M इंटू ए, ये हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि यदि कोई वस्तु पर बल नहीं लग रहा है तो उसका त्वरण जो होगा वो शून्य होगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं कि अगर किसी वस्तु पे अगर आप बल नहीं लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका त्वरण जो होगा वो शून्य हो जाएगा। जैसे इस पेज पे आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप इस पर त्वरण आप लगा ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा, ये बल जो होगा ये शून्य हो जाएगा। यानी जब जीरो होगा तो आपको पता होगा कि जीरो का गुणा किसी से भी जब करते हैं तो वो जीरो ही होता है। समझ रहे हैं, ये ऐसे काम कर रहा है, तो वो शून्य होगा, तो उसका जो त्वरण होगा वो शून्य हो जाएगा। भाई जब बल ही नहीं लगा तो त्वरण हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर त्वरण जीरो हो जाएगा तो हमारा बल भी जीरो हो जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि त्वरण शून्य होने से तात्पर्य है कि या तो वस्तु विरामावस्था में है या नियत गति से अपना चल रही है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा डब्बा था, ठीक है, ये हमारा डब्बा था, हमने इस पर बल लगाया, लेकिन ये हम बल इस पर लगा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ये डब्बा थोड़ा सा भी आगे नहीं जा रहा, यानी कि इसमें त्वरण नहीं आ रहा है, ठीक है। जब त्वरण नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो इस पर जो लगने वाला जो बल था वो जीरो हो रहा है, ठीक है। बल नहीं लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि त्वरण हमारा जीरो हो जाएगा, इसमें त्वरण नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही डब्बा अगर कंटिन्यू अगर ये सरकने लगा एकदम, ठीक है, और इसका स्पीड अब यहाँ से बढ़ करके अब यहाँ पे नहीं हो रहा है स्पीड, इसकी गति नहीं बढ़ रही है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो त्वरण है वो शून्य हो गया है, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन, जैसे मान लीजिए एक आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल का आपको जो लिमिट है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके ऊपर जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत शरीफ घर के लड़के हैं, एकदम बढ़िया से मोटरसाइकिल आप चलाए हैं शुरू से ही, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ अपनी मोटरसाइकिल को 40 के स्पीड पे ही आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको बस 40 की स्पीड पे चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका एक दिन मन किया कि ऐसा है कि यार थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाए, तो जब आप चलाएंगे इसको, ठीक है, तो यानी कि अभी इसका लिमिट है, अभी आप इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा और आप बढ़ा सकते हैं। जब बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि जब तो यानी कि हमारा त्वरण काम कर रहा है, तो जब त्वरण काम करेगा तो त्वरण हमारा वहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जब एकदम टॉप लेवल जब पहुँच जाएंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके ऊपर जब आपकी बाइक जब नहीं जा पाएगी, तो यहाँ पर हमारा जो त्वरण होता है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे देखते हैं गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा गति का नियम, ये बहुत मज़ेदार है, ठीक है। ये इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन प्रतिक्रिया, ठीक है। क्या है ये, जैसे मान लीजिए, बस आप इतना ही अगर आप याद रखेंगे ना, एक्शन रिएक्शन आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये डब्बा है, ये बक्सा है, ठीक है, ये बक्सा यहाँ पे रखा हुआ है, ये बक्सा है, ठीक है, ये बक्सा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर एक महापुरुष हैं, वो खड़े हो गए और अपने प्यारे प्यारे हाथों से इधर से आप धक्का देने लगे,
और इधर भी एक महापुरुष है, ठीक ना। इसको क्या कर रहे हैं कि इधर से ये धक्का दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे मत समझिए, इनको अभी आप मत खड़ा करिए, दूसरे वाले जो हैं इनको भी मत खड़ा करिए। इनको आप ऐसे कर दीजिए कि जैसे जब ये धक्का देना जब शुरू करेगा ना, ये वाला जो बंदा है, ये जब धक्का देना जब शुरू करेगा तो ये जो डब्बा है, ये डब्बा एक्स जो है, ये अपने जगह से हटने का कोशिश नहीं करेगा। ये जब जैसे ही बल लगाएगा ये, तो वैसे ही ये भी एक्स जो डब्बा है ये भी अपना बल लगाएगा। लेकिन ये आदमी जीत सकता है अगर इसके एक्स के बल से इसका बल ज़्यादा होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये पूरा हट्टा कट्टा आदमी है, इसको धक्का दे रहा है, तो एक्स जो डब्बा है, एक्स नाम का डब्बा, ये भी अपना उधर से बल लगाएगा, ठीक है, हटने का कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये जो है ये जीत सकते हैं, तब जीत जाएंगे जब इसका बल जीरो हो जाएगा, ठीक है। बल जीरो का मतलब ये है कि इसका मतलब बल जो है इसके आगे फीका पड़ने लगेगा इस वाले के। वहीं अगर एक छोटा बच्चा है, वो जब धक्का देगा तो नहीं जीत पाएगा। क्यों नहीं जीत पाता है? क्योंकि उसका अभी उतना बल अभी इतना काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और ये वाला जीत जाएगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को जब आप उसके जगह से जब हटाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए कि कोई दीवार है, तो दीवार पे हम घुसा मार दिए, ऋषि आके आए कहीं से बाहर से खेल कूद करके मारते हैं तड़ाक से दम दीवार पर, इस पर खींच के एक मुक्का, तो क्या होगा, ये दीवार हमको प्यार करेगा? ये प्यार नहीं करेगा। जैसे आप मारेंगे इसको ना, ये भी आपको मारेगा, और आप क्या करेंगे, अपना हाथवा लगेंगे हिलाने एकदम कस कस के, ठीक है, कहेंगे अरे भाभी का कद्यानी, ठीक ना। तो ये चीज़ होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर जैसे मान लीजिए कि अगर आप नाव से कूदने का जब प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई नाव है, ये नाव है, ये पानी में नाव चल रही है, ठीक है, नाव ये पानी में चल रही है, ठीक है, इस पर आप खड़े हैं, अचानक से आपका मन किया नहीं यार हमको पानी में कूदेंगे। अब जैसे ही आप पानी में कूदेंगे तो ये नैया यहाँ पर है ना, तो ये क्या करेगा ना, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, मतलब आपके बल की वजह से। इसी को कहते हैं एक्शन रिएक्शन, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि एक और उदाहरण देख लीजिए कि कुएं से पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे आ जाता है। क्यों पीछे आ जाता है? क्योंकि आप अपना पूरा बल आगे की तरफ लगा रहे थे, और जैसे ही ये रस्सी टूटी, भाई रस्सी जब तक जुड़ा हुआ था तब तक दोनों बैलेंस था एकदम। ये एकदम ठीक वही डब्बा वाला एग्जाम्पल है कि जब तक आप कोई ऐसे इंसान है कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं, तब तक तो आपका एकदम लगेगा हाँ ठीक है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका बल जब ज़्यादा होगा तो आप आगे की तरफ झुकेंगे नहीं झुकेंगे धक्का मारने के लिए। वही चीज़ इसमें भी है, जैसे ही रस्सी टूटा तुरंत आपका इसके साथ आपका संपर्क टूट गया और आप एकदम हलाक से एकदम पीछे की तरफ फेंकाएंगे आप, ठीक ना। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि रस्सा हम पकड़ कर, जो हम लोग खेल नहीं हम लोग खेलते हैं स्कूल में, 10 लोग इधर रहेंगे, 10 लोग इधर रहेंगे और 10 लोग इधर रहते हैं, और जो कमज़ोर होता है वो फेंका जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने कमज़ोर हैं, आप रस्सी छोड़ दिए, और जैसे छोड़ेंगे तुरंत ये लोग बहुत से गिर जाएंगे, आप हार जाएंगे लेकिन ये लोग गिर जाएंगे, ये लोग गिर के जीत जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है, ये काम करता है। तो दोस्तों आज हमने गति के हमने तीनों नियमों को देखा। कल हम बात करेंगे अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल, और उसके बाद हम बात करेंगे बल आघूर्ण के बारे में, ठीक है। फिर बल आघूर्ण जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। फिर ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगला जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, उस पर हम प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सिलेबस जो है चलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मैं मिलता हूँ एक किसी अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।